तो सबसे पहले सड़क पर आकर देश को गाली दीजिए, उसके बाद देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन कीजिए, उसके बाद आधी दिल्ली को जलाकर राख कर दीजिए, उसके बाद प्रेग्नेंट होकर अपने घर वापस चले जाइए। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल द लिबरल पंडित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली रायट्स के बारे में और कुछ उन लोगों के बारे में जो आजकल उन्हीं बेल्स पर छूटकर, उन्हीं संविधानों का इस्तेमाल कर अपने घरों में वापस जाने की गुहार लगा रहे हैं, या फिर ये कहिए उनकी गुहार को मंजूर कर लिया गया है। जो लोग कभी माइक पकड़कर पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये प्रचार किया करते थे कि ये देश रहने लायक नहीं है, और वो लोग कभी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 10 गालियां दिया करते थे, इस देश की सरकार को गालियां दिया करते थे और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का हर रोज और हर दिन प्रयास किया करते थे। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी। Meanwhile. बात कर रहा हूं सफूरा जरगार की। ये वो लड़की है जो सड़क पर आकर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में उसने प्रयास किया, इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का उसने समर्थन किया, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उसने 10 गालियां दी, लेकिन आज वो इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके अपने घर में जा चुकी है। दिल्ली रायट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली रायट्स बेसिकली हुआ क्यों था। दिल्ली रायट्स CAA और NRC का विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ वामपंथी समूह और कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और लिबरांडू लोगों का एक थिंकिंग आइडियोलॉजी थी। कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और लिबरांडू लोग, जिन लोगों को इस देश की सरकार से ही नहीं बल्कि इस देश की अखंडता से भी बहुत ज्यादा दुश्मनी है, उन सभी लोगों का ग्रुप एक एजेंडा तैयार करता है जिसका नाम होता है शाहीन बाग। शाहीन बाग एक ऐसा इलाका, एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया जो पूरे दिल्ली को ब्लॉक करके रख देता है। पूरे दुनिया में ये खबर फैलाने की कोशिश करी जाती है कि देखिए किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रही है। उनका बेसिकली एजेंडा यही था। बाद में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अपना मेन थीम पकड़ते हुए एक बहुत ही वायलेंस प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ हिंदुओं की मौत होती है बल्कि मुसलमानों की भी मौत होती है। दोनों ही पक्षों की दुकानें जलती हैं, लाखों परिवार उजड़ जाते हैं, न जाने कितने लोग अपने पिता और अपने बच्चों को खो देते हैं। लेकिन आज वो लोग तो सदमे में हैं और शायद वो अभी तक इस सदमे से उभर भी नहीं पाए होंगे और ना हम उन्हें जानते हैं। बट जिन लोगों ने ये दंगे कराए थे उन लोगों को बेल मिल रही है और वो लोग खुलेआम इस बेल पर अपने वापस घर जा चुके हैं और फिर से इस तरीके का दंगा कराने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सफूरा जरगार के बारे में बात करने आया हूँ। सफूरा जरगार एक वो लड़की थी जिसने देश की अखंडता के ऊपर सवाल तो उठाया ही, बल्कि हर एक उस इंसान का उसने समर्थन किया जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा समर्थन करता था। सफूरा जरगार के बारे में बता देना चाहता हूँ तो सफूरा जरगार जामिया की एक स्टूडेंट है। वहाँ पर वो अपना एक प्रोपोगेंडा चलाती हैं, या फिर ये कहिए एंटी इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट करती हैं, जिसमें एक प्रोटेस्ट की आड़ में वो लोगों के सामने आकर एक रेडिकल इस्लामिक जो उनका थीम है उसको पुशअप करने की कोशिश करती हैं, उसको लोगों के दिमाग में इंड्यूस करती हैं और लोगों को उसके बारे में प्रेरित करके उनको गलत राह दिखाती हैं। कुछ इसी तरीके से दिल्ली रायट्स हुआ। ऐसे कई सारे बड़े लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं जिन लोगों का उसमें हाथ देखा गया। ना सिर्फ ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही नामी नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा घर ही उन लोगों को सौंप दिया जो लोग पुलिस पर आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, आग के गोले फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, इवन फायरिंग तक कर रहे थे। ये बड़े बड़े लोग जो पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि हम तो शांति कराना चाहते हैं, हम दिल्ली को एक जन्नत बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये लोग आग भड़काने में सबसे ज्यादा इंड्यूस थे। ना सिर्फ ताहिर हुसैन पर यहाँ पर कार्रवाई होती है बल्कि कई लोगों पर FIR भी होती है। स्वरा भास्कर, अमतुल्ला खान, इन सभी बड़े लोगों पर FIR होती है, बट इन लोगों पर अभी कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ है और ये लोग अभी भी फ्री घूम रहे हैं। कुछ उसी तरीके से सफूरा जरगार को भी ह्यूमैनिटेरियन बेल मिल गई है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। हालांकि इनका पति कौन है और किससे ये प्रेग्नेंट हुई हैं, इनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, इसका कोई पता नहीं है।
दिल्ली रायोट्स में ये रायोट्स करने आई थी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने आई थी, इसका भी अभी कोई सबूत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग होते हैं, पहले तो ये सड़क पर खड़े होकर हमारी भारत माता को गाली देते हैं, हमारी अखंडता को गाली देते हैं, हमारी संप्रभुता को गाली देते हैं, वो उस हर चीज़ को गाली देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देते हैं, पूरे संविधान को गाली देते हैं। उसके बाद फिर यही लोग भारतीय संविधान का इस्तेमाल करके, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ह्यूमैनिटेरियन बेल पर छूटकर अपने घरों में वापस चले जाते हैं, वो भी सुखी सुखी। अब आपको क्या लगता है कि इनके पेट में जो पल रहा है उसकी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, जब उसकी माँ खुद ही सबके सामने माइक पकड़कर पूरे देश को गाली देना शुरू करती है, सबके सामने माइक पकड़कर CAA और NRC के बारे में गलत फहमियाँ फैलाकर लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा करने की कोशिश करती है, जो कि एक एंटी नेशनल क्रिमिनल के सेशन में आता है। क्योंकि अगर आप किसी सही चीज़ को गलत प्रिटेंड करके लोगों को बताने की कोशिश करें और लोगों के अंदर विद्रोह भावना पैदा करने की कोशिश करें, तो आपको एंटी नेशनल दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है यार? प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि इस लड़की को बेल मिल गई क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। अब किसी का विरोध करने गई थी, किसी का केला पसंद में आ गया तो किसी का केला खा लिया या फिर किसी का थूका हुआ चाट लिया इन्होंने, तो प्रेग्नेंट हो गई। अब यहाँ पर फेमिनिज्म वाले मेरे को गाली मत दो, इसने भारत राष्ट्र को गाली दी, इसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दी, तो ये तो एक एंटी नेशनल है ही, कोई हीरोइन नहीं है ये। इसको बेल मिली है, कूड़े के भाव में ये जिंदा है और कूड़े के भाव में ही मरेगी ये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? अब देखिए, ये तो महारानी प्रेग्नेंट हो गई। अब देखिए, 2 बूंद बूंदाबांदी का जो इन्होंने मजा लिया उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें इनका खुद का दोष है और इनके पिता जो होने वाला है उसका, और जो होने वाला है उसका पिता कौन है इसका भी नाम अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है और ना ही हमें जानने का कोई प्रयास है। किसी का केला पसंद आ गया, किसी केला खा लिया तो केला पैदा होगा अब, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, ये जो चाहें जो करें। बट मुझे इस बात से प्रॉब्लम है यार कि इसने इस देश की माँ को गाली दी, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दी, इस देश की अखंडता को गाली देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल को मंजूर कर लिया। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, और क्यों है मैं ये रीज़न भी आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि फेक फेमिनिज्म वाले मुझसे ये कहेंगे कि देखो भैया, तुम इस लड़की को ऐसे कैसा कह सकते हो भैया, 2 मिनट की बूंदाबांदी का मजा लेने के लिए इन्होंने जो कांड रच दिया है उसके बारे में मैं क्यों ना बोलूँ, उसके बारे में अब मैं क्यों ना बोलूँ। इस देश की माँ को गाली देने के बाद अब मैं इनके बारे में क्यों ना बोलूँ भाई। फेक फेमिनिज्म अपने घर में दिखाइएगा, यहाँ दिखाने की कोशिश मत करिएगा। इस देश में जो इस देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहने के बावजूद भी बेल पर घूम रहे हैं, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो इस देश के, मैं तो अपना पर्चा भी दिखाऊंगा, मैं तो वो हर चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन भी उठाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा हक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? साध्वी प्रज्ञा, इनका नाम आपने सुना होगा। साध्वी प्रज्ञा वो थी जिनके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया। बाद में भले ही इनको छोड़ दिया गया क्योंकि इनका कोई भी हाथ उसमें पाया नहीं गया, इनको भी कैंसर था, इनको भी ह्यूमैनिटेरियन बेल मिलनी चाहिए थी, पर इनको ह्यूमैनिटेरियन बेल क्यों नहीं मिली? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या ये भगवा रंग दिखाती थी, सैफरॉन पहनकर हिंदुत्व का प्रचार करती थी, क्या इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन बेल नहीं मिली? क्या ये इनका गुनाह था? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानती थी? क्या ये नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानती थी? तो क्या इनके ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं की गई? क्या इनको इसलिए जो है ह्यूमैनिटेरियन बेल नहीं मिली? क्यों नहीं मिली ह्यूमैनिटेरियन बेल? ऐसे एक और केस है, ये भी एक केस है, इनको भी ह्यूमैनिटेरियन बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली ह्यूमैनिटेरियन बेल? कैंसर और प्रेगनेंसी में भले ही अंतर है, बट कैंसर प्रेगनेंसी से ज़्यादा खतरनाक है। कई सारे लोगों ने जेल में डिलीवरी दी है, कई सारे लोगों ने जेल की हर कंडीशन को फॉलो किया है, तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा ह्यूमन नेचर क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्या इसलिए क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एजेंडा को सपोर्ट करती थी? क्या इसलिए क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी? या फिर सुप्रीम कोर्ट, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या आज भी वो लोग मौजूद हैं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का समर्थन करते हैं? क्योंकि ये बात देखी गई है, जब इस देश के बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात में खुलवाया जा सकता है, बल्कि एक आम नागरिक जो पूरी ज़िंदगी चप्पल घिसता रह जाता है लेकिन उसकी बेल पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, डेट पे डेट निकलती रहती है, लेकिन बड़े बड़े आतंकवादियों के ऊपर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल भी जाती है। क्यों ऐसा होता है कि ऐसे
लोगों को कोई सजा ना देकर तुरंत बेल मिल जाती है। क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्कैम करने वाले लोग बेल पर खुलेआम घूमते हैं, उन पर कोई सजा नहीं होती, बल्कि अगर एक आम नागरिक मान लीजिए 2 रुपये कहीं बचा लेता है, भले ही इलीगल तरीके से बचाया हो, लेकिन 2 ही रुपये बचाए होते हैं तो तुरंत उसके ऊपर CBI, इनकम टैक्स, घंटी सब बजना शुरू हो जाते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी को नरक बना के छोड़ते हैं। क्या सारे लॉ, सारे रूल, सारे रेगुलेशन सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं भाई? क्या सारी हर चीज़ आम आदमी के ऊपर फोकस की जाती है? ये लोग क्या सोनपरी हैं, या फिर इनके ऊपर कोई स्पेशल टीका लगा हुआ है, या फिर इनके ऊपर भी हलाल का स्टैंप लगा हुआ है? भाई क्या लगा हुआ है इनके ऊपर और ये क्यों होता है? ये सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। अगर ऐसे लोग जो इस देश के सड़क पर खड़े होकर इस देश को गाली दें, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दें, इस देश के संविधान को गाली दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दें, उसके बाद इनके ऊपर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, उसके बाद इनका पेट भारी हो जाता है, फिर अचानक से इनको बेल भी मिल जाती है। इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, इन सारी बातों को हमें अपने दिमाग में रखना होगा कि किस तरीके से आज भी सिर्फ गवर्नमेंट चेंज हो जाने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को बेल नहीं दी जानी चाहिए जो लोग इस देश को गाली दें, उनको ऊपर तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए। अब इनको देख के 4 लड़कियां और ये ऐसा ही करेंगी तो फिर क्या होगा? एक और दिल्ली जैसा रायट पैदा करने की कोशिश होगी, एक और दिल्ली जैसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक और आग लगेगी, एक और मैसेज पूरी दुनिया में ये जाने का प्रयास होगा कि देखिए किस तरीके से इंडियन माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और चीज़ें समझ में आए होंगी कि मैं किसके फेवर में हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई शिकायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो काम है लोगों को मदद करना, लोगों के ह्यूमन राइट वॉयलेशन ना हो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो उसने उस तरीके से काम किया। बट मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि प्रज्ञा जी को क्यों नहीं बेल दी गई। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।